B1 B2 वीज़ा एक ऐसा वीज़ा जितना ही सुनने में आसान लगता है, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और एक तरफ से आसान भी है। लेकिन कुछ लोग मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजेंसियां कह लीजिए, वो जिनको नॉलेज नहीं है उनको कैसे गुमराह करती हैं। तो जो काम 10-15 हज़ार में या 20-25 हज़ार में होने वाला है, उसके लाखों रुपए वो लोग आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जहाँ नॉलेज नहीं होती है, जहाँ जो कम पढ़े लिखे हैं उनको प्रॉब्लम आती है। पैसा है जेब में लेकिन प्रोसेस मालूम नहीं है कैसे करना है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है B1 B2 वीज़ा, जो कि यूएस के लिए होता है। सबसे पहले इसका प्रोसेस करने से पहले आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, मतलब कौन कौन इसमें जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई एप्लीकेशन कर सकता है और हर कोई जा सकता है। इसका एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो ही आप इसका वीज़ा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ये एकदम से फ्री है। इसका मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है बिल्कुल फ्री होता है, सिर्फ आपको एम्बेसी का फ़ी पे करना होता है। उसके बाद जब आपका जो अपॉइंटमेंट आता है उसमें आपका इंटरव्यू होता है। एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं पहले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए, तब आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि किसी भी वीज़ा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बिना आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से B1 B2 वीज़ा के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीना वैलिड होना चाहिए जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप इंडियन नेशनल हैं। इसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं और दूसरा कोई भी आपका जो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है ये भी आपको लगाना है। एक्चुअली तो पासपोर्ट भी सबसे बड़ा प्रूफ होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट भी साथ में आपके पास होना चाहिए। एक आइडेंटिफाई मतलब जो आईडी कार्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल में आता है आपके पास कितना पैसा होना चाहिए और कितने आपके पास खर्चा होना चाहिए कि आप जो यूएस जा रहे हैं कितने टाइम पीरियड के लिए, उतना खर्चा आपकी जेब में होना चाहिए ताकि आप गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना पड़े। और इस वीज़ा के लिए कम से कम आपके पास 3 से 4 लाख इंडियन रुपीज़ आपके बैंक बैलेंस में होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट ऐसे मेंटेन किया होना चाहिए कि वो फ्लो में आ रहा है। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से लिया और एकदम से डाल दिया। आप किसी भी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं जब, तो जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसमें एकदम से ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा कहीं से लेके एकदम से डाल दिया है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन जो आपका पॉइंट है वो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल ही है। आपके पास बैलेंस कितना है, आपके पास पैसा कितना है, आपका घूमने फिरने के आप काबिल हैं कि नहीं हैं। काबिल से मतलब कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर्फ जो मोटिव है वो यूएस में सिर्फ एंटर करने का है। तो वो ये इस चीज़ को बहुत तरीके से क्लैरिफाई कर देता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप घूमने जा रहे हैं, अगर पैसा नहीं है तो घूमने कौन जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। आपके खर्चे यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे हैं और आप बात कर रहे हैं घूमने फिरने की यूएस में, तो जो एम्बेसडर बैठा है वो 1 मिनट में आपका पता चल जाएगा कि हाँ ये आदमी सिर्फ फ्रॉड है, इसको सिर्फ एंट्री चाहिए यूएस में। और सबसे मेन बात, जो ये B1 B2 वीज़ा है ये सिर्फ होता है टूरिज़्म के लिए और मेडिकल के लिए। मतलब आपको बीमारी है, आपको इलाज कराने जा रहे हैं यूएस में, तो मेनली ये उन लोगों को दिया जाता है जो टूरिस्ट पर्पस के लिए और अपना इलाज कराने के लिए यूएस जाना चाहते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कि आपको शो करना पड़ेगा रीज़न ऑफ आपका ट्रिप का रीज़न क्या है, आपको ये पूरा क्लेरिफाई करना पड़ेगा। उसमें यही आता है कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं अपना कोई इलाज कराने के लिए। अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आप कहीं काम करते हैं, उसका वेकेशन है आपका, आप अपना छुट्टियां स्पेंड करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी आपको एक डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा जो प्रूफ करे कि हाँ आपका जो मोटिव क्या है वहाँ पर जाने का। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो एकदम से क्लियर होना चाहिए, पीसीसी आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट ऑफिस से, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये दो टाइप के लगते हैं, दोनों आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपका मेडिकल, और आप मेडिकली फिट होने चाहिए और आपको टीबी और कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जो एक दूसरे से होती है, मतलब कम्युनिकेट डिजीज़ आपके पास आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। मेडिकल बहुत ज़रूरी है इसमें।
चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर आप इसमें से एक भी पूरा नहीं करते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम होएगा आपका भी और बाकियों का भी। प्रोसेस में सबसे पहले आपको DS 160 फॉर्म फिल करना होता है। इस फॉर्म में आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होती है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं। ये कम से कम 5 से 6 पेज का ये एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी दादा परदादा भाई बहन चाचा ताऊ हर किसी की मतलब इसमें डिटेल वो लोग मांगते हैं आपसे। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस चीज़ को मैं फिल करवाने बैठूंगा तो वीडियो कम से कम भी 15-20 मिनट की हो जाएगी। DS 160 फॉर्म भरने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है और क्या डिटेल देनी है। अगर आप इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ये नॉलेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। जो बच्चा 10वीं 12वीं जिसने पढ़ी हुई है आपके पास में, उससे बोलिए कि आप उससे ये डिटेल्स फिल करवा सकते हैं। और सिर्फ इस फॉर्म को भरने के लिए ही एजेंट्स आपसे 2 लाख 3 लाख रुपया चार्ज करेंगे कि हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस इसका कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है। ओके, बाकी जो डिटेल्स मैंने आपको दी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। DS 160 फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऑप्शन आता है आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। उसके लिए आपको CGI पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है $160 वो पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद 48 आवर्स में आपको इसका अपडेट मिलता है और जो विंडो खुल जाती है कि आपको कौन से दिन की अपॉइंटमेंट चाहिए। उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी डेट है। और इंडिया से अभी जो इसका डिले चल रहा है वो 400 डेज़ वहाँ पर दिखाता है कि आपको 400 दिन के अंदर अंदर, और 300 से 400 दिन लगेंगे आपको अपॉइंटमेंट मिलने में। और अगर आप इंडिया से करते हैं अपॉइंटमेंट आपको लेते हैं तो फिर आपको बायोमेट्रिक्स और आपका जो काउंसलर अपॉइंटमेंट है ये अलग अलग दिन होता है आपका, इसके लिए आपको 2 दिन लगते हैं। लेकिन यही अगर आप इंडिया से बाहर एप्लीकेशन करते हैं तो जो एप्लीकेशन और जो अपॉइंटमेंट का जो डेट है वो मिलने के चांसेस बहुत जल्दी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगता है अगर आप इंडिया से बाहर से एप्लीकेशन करते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से कर रहे हैं। और अगर आप इंडिया से बाहर से कर रहे हैं तो जो बायोमेट्रिक्स और काउंसलर का जो अपॉइंटमेंट है दोनों सेम दिन उसका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है और आपको एम्बेसी में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट और DS 160 फॉर्म जो आपने फिल किया है और उसको प्रिंट करके लेके जाना है। बहुत ध्यान से DS 160 फॉर्म को आप फिल कीजिए, क्योंकि जब आप इसको एक बार फिल करेंगे और इसको एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आप इसमें दोबारा इसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो पूरे ध्यान से टाइम लेकर इसको भरिए, इसमें की हुई गलती आपका जो वीज़ा रिजेक्शन दे सकती है। सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पेमेंट स्लिप, जो आपने पेमेंट पे की हुई है $160 की, वो आपको उसकी रिसिप्ट साथ में लगानी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। वो अलग अलग एम्बेसी अलग अलग कंट्री की अलग अलग साइज़ उनके पोर्टल पे दिया रहता है। आप उस साइज़ का ही जो फोटोग्राफ है वो साथ में लेके जाइए। और वाइट बैकग्राउंड मांगा है, ब्लू मांगा है, वो आप देख लीजिएगा, सेम आपको वही लेके जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपका जो फंड्स है वो सफिशिएंट होना चाहिए कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। इतने टाइम पीरियड के लिए आप US में रहेंगे, घूमेंगे, जब आप अपना इलाज कराने जा रहे हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट एक अच्छा सा होना चाहिए। मिनिमम 4 से 5 लाख रुपया अगर होएगा तो वो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं उसके वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट और आपकी सैलरी स्लिप्स, ये सब साथ में आप अटैच करना है आपको। क्योंकि US एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई भी लिस्ट नहीं दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये आप साथ में लेके जाइए, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी वीज़ा के लिए एम्बेसीज मांगती हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होएगा तो एम्बेसी आपको बताएगी कि हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाके उनको दोबारा से दे सकते हैं। इस वीज़ा का रिज़ल्ट जो आता है वो सिर्फ इंटरव्यू बेस है। इंटरव्यू होएगी आपकी सिर्फ 1 से 2 मिनट, वो भी बहुत मुश्किल से किसी की 2 मिनट इंटरव्यू चलती है, नहीं तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर इंटरव्यू ख़त्म हो जाती है। काउंसलर के पास इतना टाइम नहीं होता है एम्बेसडर के पास कि वो आपसे 10 मिनट या 15 मिनट बात करे। हार्डली 1 मिनट बहुत है आपको जज करने के लिए, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के
वो लोग समझ जाते हैं कि आदमी कैसा है, फ्रॉड है कि ये जेन्युइन घूमने के लिए जा रहा है। तो ये जो वीज़ा है ये मोस्टली डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू के ऊपर। जब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं और डॉक्यूमेंट बाद में चेक होते हैं और आपको वो लोग ऑन द स्पॉट ही बता देते हैं कि वो आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। आपने जो ईमेल एड्रेस, जो आपका मेलिंग एड्रेस दिया होएगा उसमें आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो वो लोग आपको मेल करेंगे कि इस दिन आके आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी से कलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।